अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात दहम यानी 10वीं के 9वें सबक तरफ इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहले ये पाठ का परिचय देख लेंगे, यानी जो पाठ है 9वां तरफ, इसका परिचय देखेंगे। आर्किमिडीज या थोर शास्त्रज्ञाच्या बालपणातील अनेक प्रसंग या पाठात लेखकांनी कथन केले आहे। त्यातून आर्किमिडीज यांची निरीक्षण शक्ती, जिज्ञासा आणि तर्क करण्याची क्षमता ही गुण वैशिष्ट्ये दिसून येतात। यानी आर्शिमिदस जो आर्किमिडीज कहते हैं, ये बहुत ही ज़हीन और साइंसदान थे। बचपन में उनके साथ हुए एक हादसे का इसमें बयान है और इससे आर्शिमिदस यानी आर्किमिडीज इनकी जो निरीक्षण शक्ति है, उनका जो तजस्सुस है, उसको यहाँ पर हम पहचान सकते हैं। पहले जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे। लेखक है सुरेश मथुरे, 1931 ते 1998। कवी, कथाकार, विज्ञान लेखक, ललित गद्य लेखक। त्यांची चंद्रकांत राजाची कन्या हा ललित लेखसंग्रह, कॅक्टस व्हिला, विश्वकर्म्याचे विश्व हे गाजलेले कथासंग्रह, ज्ञानवृक्षाची पारंब्या, विज्ञानाचे वाटाडे ही विज्ञानविषयक पुस्तके प्रकाशित आहेत। प्रस्तुत पाठात आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाच्या आयुष्यातील बालपणीची विविध प्रसंगातून त्याची निरीक्षण शक्ती, जिज्ञासा आणि तार्किक विचारक्षमता यांचा प्रत्यय येतो। यानी किसने लिखा है? ये सुरेश मथुरे ये लेखक है। ये कवि यानी शायर है, कथाकार यानी कहानी नवीस, विज्ञान लेखक यानी ये साइंस के ऊपर कहानियाँ लिखते हैं, ललित गद्य लेखक यानी ये जो छोटे मज़ामीन है वो भी लिखते हैं। और उनकी सबसे मशहूर किताबें कौन सी है? चंद्रकांत राजाची कन्या, कॅक्टस व्हिला, विश्वकर्म्याचे विश्व और ज्ञान वृक्षाच्या पारंब्या, विज्ञानाचे वाटोड़े, ये विज्ञान विषयक पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिसिली कहाँ पर है? ये इटली में है। इटली जो मुल्क है यूरोप में, वहाँ का ये एक जजीरेनुमा इलाका है जिसे सिसिली कहते हैं। सिसिली बेटातील सिराक्यूसस शहर, यानी सिसिली जो है ये एक जजीरा है और वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सिराक्यूसस। वेळ सकाळची यानी सुबह का वक्त हुआ है। स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता, यानी साफ शफाफ पीली रोशनी, सूरज की किरणें हर तरफ फैल रही थी। दिवस आठवड्याच्या बाजारचा होता, यानी ये जो दिन था ये हफ्ते के बाजार का दिन था, म्हणून रस्त्यावरून गर्दी गोंगाट वाहत होती। इसीलिए रास्ते पर हर तरफ गहमा गहमी थी और गर्दी थी, यानी भीड़ थी। गोंगाट यानी आरडा ओरडा, गड़बड़ करने, यानी बहुत ज़्यादा चीख पुकार करना। हिरव्यागार द्राक्षांच्या गासड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या। हिरव्यागार यानी हरे भरे, द्राक्षांच्या यानी अंगूर के, अब द्राक्षे यानी अंगूर को कहते हैं। घासड़िया किसे कहते हैं? गट्ठे बांधते हैं जिसमें, या थैलों में भरकर ले जाते हैं, उसे कह सकते हैं। बैलगाड्या बाजाराकडे जात होते, यानी पुराने ज़माने में बैलगाड़ी से ही जाना आना होता था। काही गाड्यामधून ऑलिव्ह फळांचे ढिगारे, हिरव्या पालेभाज्या आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस जात होते। लेकिन कुछ गाड़ियों में से ऑलिव क्या होता है? जैतून के जो फल थे उसके ढिगार थे। ढिगार यानी बहुत बड़े पैमाने पर जो ढीग होता है, ढेर होता है, रास होता है, उसे कहते हैं। जिन्नस एक किस्म का पदार्थ होता है जो आप सब्ज़ी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वहाँ पर से लेकर जा रहे थे। जाण्याच्या एकच घाई गर्दी उसळली होती, और जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी में थे सबके, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ उसळली होती, यानी बढ़ गई थी। सिराक्यूसस शहरातील तो मुख्य चौक गर्दीने नुसता फुलून निघाला होता, यानी सिराक्यूसस शहर का जो ये सबसे मरकज़ी चौक था और वहाँ पर हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। चौकाभोवतीची जुनाट घरे मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाशात चकाचक चकाकत होती।
यानी चौक के जो दरमियान की जो पुराने घर थे, ये सूरज की रोशनी की वजह से चकाचक रोशन हो रही थी. वर निळे निळे आकाश, पिवळ्या प्रकाशात उजळून निघालेली घरे आणि त्या घरांच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या. अब ये देखिए इतना मंजरनामा बेहतरीन पेश किया है. जो ऊपर की तरफ नीला आसमान है, नीला नीला आकाश यानी नीला आसमान है, पिवळ्या प्रकाशातून यानी पीली रोशनी से वो जितने घर थे वो सब के सब नहाए हुए थे. और घर का जो मिट्टी पर पड़ने वाली जो काली सावली यानी छाँव थी, उससे ये जो दृश्य दृश्य यानी ये जो मंज़र था बहुत ही ज़्यादा मजेशीर दिसत होता, यानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा था. काही काही घरावरच्या धुराळ्यातून धूर वळणे, आडवळणे घेत घेत वर चढ़त होता. लेकिन कुछ घरों के ऊपर से क्या हो रहा था कि जो घर के करीब में जो धुराड़ा क्या रहता है, ये धूप की जो एक किस्म का किनारा होता है, वो ऊपर की तरफ जो जाता है, यानी ऐसा लगता है कि कोई धुआं है जो एक तरफ से निकल रहा है और ऊपर की तरफ उठ रहा है. आमतौर पर घरों में जो चिमनियाँ होती है उससे भी निकलने वाला धुआं होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है. अब वो आडवळणे यानी की आळा तेळा हो रहा था और वो ऊपर चढ़ रहा था. कोपऱ्यावरच्या एका जुनाट पुढल्या बागेतल्या बाकावर एक छोटासा मुलगा मांडी घालून काहीतरी वाचत होता. कोपऱ्यावरच्या यानी किनारेके एका जुनाट पुढल्या बागेतल्या एक जुनाट यानी पुराने पुढल्या यानी घर के बागेतल्या यानी बाग में बैठा हुआ बाकावर. बाग क्या है था, एक बेंच होता है छोटा सा, जिस पर वो बैठा था और वो कुछ पढ़ रहा था, मांडी डालकर बैठा था. कागदावर मध्येच आकृती काढून आणि त्या आकृतीकडे टक्क लावून पाहत तो वेड्यासारखा बसला होता. कागज पर एक बीच में ही आकृति यानी एक तस्वीर, एक नक्शा बना हुआ था और उस नक्शे में वो बहुत ही दिलचस्पी से उसे देख रहा था. टक लावून पाहणे यानी एकाच ठिकाणी नजर लावून पाहणे. इतक्यात त्याच्या समोर कोणीतरी उभे राहिले. इतनी ही देर में उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया. त्या सरशी त्या मुलाने नजरेपुढचा कागद चोळामोळा करून खिशात घातला. इतने ये देखते ही उस बच्चे ने क्या किया, उसके पास जो कागज़ था उसे उसे गोल कर लिया या उसे लपेट लिया और उसे लपेट कर क्या किया, उसे लपेट कर अपने खिशात यानी जेब में डाल दिया. मान खाली करून तो स्तब्ध उभा राहिला, यानी उसने अपनी गर्दन झुका ली और वो वहाँ पर स्तब्ध यानी कि गप्प स्थिर यानी बहुत ही खामोश रह गया, खामोश खड़ा हो गया. शाह, तुला कैक वेळा सांगितले की हे कागदावर गिचमिड करने बस झाले. अब उसे कहने वाले ने क्या कहा, तुझे कितने मर्तबा कहा है, कैक वेळा यानी कई मर्तबा, कि कागज़ पर जो गिचमिड आप लिखकर बच्चों बैठते हो, ये तुमने कम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. मुलाला तो माणूस दरडावून सांगत होता और बच्चे को वो दरडावून सांगत होता, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे डांट कर कह रहा था. कैक वेळा यानी अनेक वेळा, गिचमिड न समजणारे किरटे अक्षर, चोळामेळा करणे यानी चुरगाळून टाकणे, मान खाली करणे यानी लज्जित होणे, लाज वाटणे, दरडावून सांगणे म्हणजे रागावणे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. समोरचा तो मुलगा दुसरा तिसरा कोणी नसून आर्किमिडीज होता आणि तो माणूस म्हणजे त्याचे वडील होते. अब जो लड़का था वो कि आम लड़का नहीं था, बल्कि वो आर्शिमिदस था, आर्किमिडीज था. और उसको बोलने वाला जो शख्स था, आदमी था, वो उसके वालिद थे, उसके बाप थे. वडिलासमोर मुलगा आता थोड़ा थरथरच उभा होता, यानी वालिद के सामने, पिता के सामने वो लड़का थोड़ा थरथर काँप रहा था. वडील मुलाला आणखी दम भरणार तोच त्याच्या शेजारी फाटक उघडून आत आला. वालिद उसे और ज़्यादा डांटेंगे. इतने में क्या हुआ,
अचानक तोच त्यांच्या शेजारी यानी उनका जो पड़ोसी था फाटक खोलकर आत अंदर आ गया. मग वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गारहाणी सांगण्यास सुरुवात केली. तब उसके लड़के के वालिद ने अपने पड़ोसी को अपने बेटे की रुदात कहना शुरू कर दिए. पाहिलेत, तालीमला जा असे मी सांगतोय याला, पण ऐकत नाही. शरीर छान झाले तर हा किती पुढे येईल. निदान काही धंदा शिक, तेही नाही. सारा दिवस हा असा बसतो कागदावर रेघा मारत. कळत नाही काय आहे त्या रेघाट्यात एवढे. यानी उसे क्या कहा, क्या आपने देखा है, पाहिले, तालीमला जा असे मी सांगतोय याला. तालीमला जा यानी उसे कहते हैं कि वो कसरत करने के लिए जाए. तालीम यानी व्यायाम घर जाना है, तो उसे कसरत करने के लिए जाने के लिए कहता हूँ तो ले जाता नहीं है. पण ऐकत नाही, सुनता नहीं है. शरीर छान झाले तर हा किती पुढे येईल. अगर इसका जिस्म मजबूत हुआ तो कितना आगे बढ़ेगा. निदान काही धंदा सीख, कुछ तिजारत ही सीख लेता. तेही नाही, वो भी नहीं सीखता. सारा दिवस हा असा बसतो कागदावर रेघा मारत. ये सारा दिन रेघा मारत यानी रेघा रोट्या यानी लकीरें खींचना, रेशा रेघा मारने. तो बहुत ज़्यादा लकीरें खींचता बैठता है. कळत नाही काय है त्या रेघाट्यात एवढे. उसे समज नहीं आता की इन लकीरों में क्या चीज़ छुपी है. शेजाऱ्याला वडील आणखीही काही सांगत राहिले असते, पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली. पड़ोसी को और कुछ उसके वालिद कह रहे होते. अचानक उतनी देर में आरकी की यानी आर्शिमीदस की आई आ गई, यानी उसकी माँ आ गई. आपल्या मुलाला कोणी हसलेले बोललेले तिला खपत नव्हते. अपने बेटे को किसी ने कुछ कहा ऐसा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो ताडकन आरकीच्या वडिलाला म्हणाली, तुम्ही आधी बाजारात जा, पाहू, जा बकरीचे दूध आणा. पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत. दूध नहीं मिलाले तर मध आना, जा. यानी आरकी को बचाने के लिए इसकी वालदा आगे आई और उन्होंने क्या कहा, आप पहले बाज़ार जाइए, बकरी का दूध लाइए. और बच्चे सुबह से उपाशी यानी भूखे हैं. दूध नहीं मिलाले तर मध आना, यानी दूध नहीं मिला तो आप कम अज़ कम शहद लाइए. यानी वो चाहती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाए खाने के लिए. अगर दूध नहीं दिया गया बकरी का तो कम से कम शहद ही दिया जाएगा. बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला. यानी काढता पाय घेणे, नकळत निघून जाणे. न खपणे, ना आवडणे, मान्य ना होणे, गारहाने सांगणे यानी तकरारी करणे. अब आरकी की आई ने जैसे ही बोला तो उसके वडील क्या हो गए, वहाँ से वो निकल गए. पुन्हा आरकी ने कागदात तोंड खुपसले. वो तो कागदावर चित्ती वगैरह काढू लागला. दोबारा आरकी ने क्या किया, अपना जो जहन है वो उस कागज़ में लगा दिया. अब उपाशी होना, ना जेवता राहणे, अवतार वेगळे रूप, वर्दळ यानी गर्दी, सनसनीत ऊन कडक. अब खुपसला, आत घुसला. अब आरकी की आई की बात सुनकर उसके वडील तो चले गए, लेकिन आरकी दोबारा अपना दिमाग उस पेपर में लगाकर बैठ गया. समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती. यानी जो सामने की जो गर्दी थी, भीड़ थी, वो बढ़ रही थी. ऊन सनसनीत तापू लागले होते. बहुत ज़्यादा गर्मी से गर्मी बढ़ गई थी. एकदम जोरात आरडाओरड ऐकू लागली. अचानक ज़ोर से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी. आरडाओरड यानी चीख पुकार की आवाज़ें. म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला. इसीलिए आरकी जो है यानी आर्शिमीदस जो है वो रास्ते पर चला गया. पाहतो तो काय, एक भल्या मोठ्या काड्या दगडाभोवती सारे जण घोडा झाले आहे. तो देखता क्या है कि सारे के सारे लोग एक बहुत बड़े पत्थर के करीब जमा हो गए हैं. ये काला पत्थर था. गोळा होणे यानी जमा हो जाना. हात वारे करत आहेत. दगडाभोवती त्या लोकांनी खड्डा खणलेला होता और वो बहुत कसरत कर रहे थे. और उस पत्थर के करीब उन्होंने एक बड़ा गड्ढा कर दिया था.
लोखंडी पहारी आणि शिगा घालून ते तो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते. लोखंडी पहारी, ये लोखंड की जो होती है, ये क्या होती है, पहारी क्या होती है, ये एक टोकदार लोखंडी डांडा, यानी एक किनारा रखा हुआ एक लोखंड का लंबी डंडा होता है, उसे कहते हैं. शिगा यानी लोखंडी कांब और बांबू होता है, जिस पर लोखंड का एक बांबू होता है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे. तो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते, पण दगड दूर हटायला तयार न होता. वो सब क्या कर रहे थे, उस खड्डे में से उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दगड यानी पत्थर जो है वो दूर हटने के लिए तैयार नहीं था. बळ लावणे, जोर शक्ती लावणे. हाथावर करने यानी हाथाशी इशारा करने, खुना करने. वो एक दूसरे को इशारा करके कोशिश कर रहे थे कि उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश करें, या किस तरीके से वो बाहर निकलता है. एखादा बैल खाली अडून बसावा तसा तो बसला होता. यानी जिस तरीके से बैल बैठ जाता है ना, अगर बैलगाड़ी का बैल बैठ जाए तो बैलगाड़ी भी बैठ जाती है, तो वैसा ही वो पत्थर भी बैठ गया था. तसा तो बसला होता. धावतच आरकी त्या गर्दीत गेला आणि हात उंचावून म्हणाला. दौड़ते हुए आरकी यानी आर्शिमिदस वहाँ गया और उसने वहाँ पर सबको इशारा किया. हात उंचावून म्हणाला, हात उठाकर कहा, थांबा. असा हाताने का एवढा मोठा दगड उचलायला जाणार आहे, त्यासाठी तरफ तयार करायला हवी तरफ. तो उसने क्या कहा, रुकिए, ये इतना बड़ा पत्थर है, ये हाथ से कहाँ से उठाया जाएगा, उसके लिए तरफ तैयार कीजिए. अब ये तरफ क्या होता है, तरफ म्हणजे जड वस्तू उचलण्यासाठी आधाराला दिलेला दांडा, यानी जो आधार को दिया हुआ एक लंबा डंडा होता है, उसे तरफ कहते हैं, जिसकी वजह से वो आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं. तरफ या शब्दाची सर्वांनाच आश्चर्य वाटले, पण अर्की त्यांच्याकडे तोंडाकडे पाहत बसला नाही. ये तरफ क्या होता है, सब हैरानी से पूछने लगे. तो आरकी ने उनकी चेहरे की तरफ नहीं देखते बैठा. इकडे तिकडे पाहत त्याने एक भल्ला मोठा लाकडी वसा तयार केला. यहाँ वहाँ देखकर उसने एक बहुत मोठा लाकडी वसा घराच्या छपरासाठी वापरण्याचा लांब जाडजूड दंडा. ये वासा जो होता है, यानी एक बड़ा बांस का जो लकड़ी होती है, वैसा ही एक वासा था. तो वो लाकडी वासा उसने तैयार किया. तो दगडाखाली जाईल तितका खोल खुपसला. वो पत्थर के नीचे जाएगा इतना नीचे तक उसे खुपस दिया गया. वो त्या वाशाखाली लाकडाची एक गंडेरी ठेवून त्याने म्हटले. फिर उस लकड़े के नीचे उसने क्या किया, एक गंडेरी रखा. गंडेरी क्या होता है, लाकडांचा गोल टुकड़ा. तो लकड़ी का एक गोल टुकड़ा उसने क्या किया, उसके नीचे रखा. तो दगडाखाली जाईल तितका खोल खुपसला व त्या वशाखाली लाकडाची एक गंडेरी ठेवून त्याने म्हटला, हो लोको, या टोकापाशी लावा बळ. 4 हात एकत्र आपल्या आल्याबरोबर तो आगडबंब दगड आस्ते आस्ते सरकू लागला. अब 4 लोगों ने जैसे ही उस तरफ को हाथ लगाकर उसे दबाने की कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर भी सरकने लगा. सारे जण पाहतच राहिले, सब लोग देखते ही रह गए. एखादी म्हैस तळ्यामधून मनसोक्त डुंबून हळूहळू एक जो तालाब होता है उसमें से जब भैंस निकलती है, यानी भैंस है तो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, तो वैसा ही वो भी निकलने लगी. आगड़बंब यानी आवड़िया भला मोठा. अब जब वो उसे कोशिश करने लगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलने लगे. बाहेर पडावी तसा तो दगड खड्ड्याबाहेर आला. जैसे भैंस बाहर आती है, वैसा ही वो खड्डे के बाहर पत्थर भी आ गया. झाडाच्या सावलीखाली एक टोकाला तो दगड हलवण्याचा कंत्राट घेतलेला इसमें उभा होता. एक दरख्त के नीचे छाँव में एक आदमी खड़ा था, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसने ये ठेका लिया था कि वो इसम यानी कि एक मानुस, एक आदमी वो देख रहा था. तो एकदम खुश झाला, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया
आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली. आरकी की पीठ उसने थपथपाई, त्याला शाबासकी दिली, उसे शाबाशी दी. आरकीला घेऊन तो दुसऱ्या दिवशी त्याच्या बड्या नातलगाकडे गेला और आरकी को लेकर वो एक अपने नातलग नातेवाईक यानी रिश्तेदार के पास गया. हा बडा नातलग हायरो राजाचा दरबारी फार मोठ्या जागेवर होता. अब ये जो रिश्तेदार था, ये हायरो उस वक्त का राजा था इटली का. उसके दरबार का एक बहुत बड़े मकाम पर, बड़े ओहदे पर फायज था. त्यालाही थोडी भूमितीबद्दल आस्था होती. उसे भी भूमिती यानी इल्म हिंसा, ज्योमेट्री, इसके बारे में उसे भी थोड़ी बहुत अक़ीदा था, मालूमात थी, उसे पसंद था. हायरो राजा गुणी जनांचा चाहता होता. हायरो जो राजा था, ये जो इल्म का ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा कदर करता था, कदरदान था. या बडा माणसामुळे आरकी हायरो राजाकडे जाण्यास निघाला. इस बड़े ओहदेदार की वजह से आरकी हायरो राजा के पास जाने लगा. आस्था असणे म्हणजे आपुलकी वाटणे. शहराच्या एका टोकाला हायरो राजांची प्रचंड मोठा राजवाड़ा होता. शहर के किनारे पर हायरो राजा का बहुत बड़ा महल था. रस्त्यावरचा दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते. रास्ते पर दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे. त्या रस्त्यावरून आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते. उस रास्ते पर से आरकी के जो वालिद थे, वडील थे, वो उसे राजा हायरो के दरबार में ले जा रहे थे. दुतर्फा यानी दोन्ही बाजूंना वृक्ष यानी झाडे. ते स्वतः हळूहळू बिचकत दचकत पावले टाकत होते आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधून कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणित डोळ्याखालून घालत जात होता. अब उसके वालिद जो थे, बिचकत जात होते म्हणजे घाबरत दचकत जात होते, आणि क्लिष्ट यानी अवघड़. अब उसके जो वडील थे आरकी के, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और डर डर कर एक एक कदम डाल रहे थे. और आरकी अपना जो जेब में हाथ डाला था और जो कागज़ था वो निकाल लिया और उसे देख रहा था. वो क्लिष्ट की जो गणित थी, वो उसे उसके बारे में ही सोच रहा था. वडिलांनी मागे पाहिले की घाबरून आरकी हातातला कागद झटकन खिशात लपून टाकी. जैसे ही उसके वालिद उसे पलटकर पीछे देखते तो आरकी डर जाता और अपना कागज़ वापस अपने जेब में खिसे में रख देता. आपण राज दरबारी जात आहोत याची त्याला काहीच वाटत नव्हते, और हम राज दरबार में जाते हैं इसके बारे में आरकी को कोई फिक्र नहीं थी. याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते. त्याला खरा आनंद झाला होता तो एकाच गोष्टीचा. उसे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी सिर्फ एक बात की, तर्फेच्या बाबतीत दोन टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकाच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात, ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. अब उसने देखा कि जो तरफ है यानी डंडा है, उससे जो दोनों किनारों पर लगने वाली मेहनत है, तो उसमें जो टेकू यानी जहाँ पर वो टेक दे रहे थे, जहाँ से वो उसे खींच रहे थे, वहाँ से जो दूसरा किनारा था वहाँ पर लगने वाली जो क़ुव्वत थी, तो उस क़ुव्वत के बारे में उसे टेकू यानी आधार, प्रेरणा यानी स्फूर्ति, व्यस्त यानी सम नसलेले विषम, यानी उसे ऐसे एक इल्म हिंसा के उसूल का पता चल गया था और उसे वो साबित भी कर पाया था कि वो प्रत्यक्ष में उसने उसको पा लिया था. त्या आनंदाने तो राजदरबारात आला. केव्हा हायरो राजासमोर उभा राहिला, केव्हा हेही त्याला समजले नाही. तो उसे इस खुशी खुशी में कब राज दरबार में आया, हायरो राजा के सामने खड़ा हुआ, ये भी समझ में नहीं आया. रत्नजडित मुकुट घातलेला राजाकडे पाहून छोटा आरकी भांबावून गेला. जो हीरे जवाहरात रत्नजडित रत्नानी मळवलेला, ये रत्नजडित जो चीज़ें थी, इसे देखकर जो भांबावून जाने यानी गोंधळणे, इसे देखकर आरकी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो थोड़ा गोंधळ गया था. राजा त्याला म्हणाला. राजा उससे कहने लगा, मला सारा वृत्तांत कळला आहे.
मुझे सारी कैफियत पता चल गई है. वृत्तांत यानी वृत्त, बातमी यानी कैफियत. अशी अशी हुशार मुले या देशाला हवी आहे. उसने कहा, ऐसे जहीन बच्चे लड़के हम इस देश को, इस मुल्क को चाहिए. आजपासून तू या दरबारात राहायचे. आज से तूने इस दरबार में ही रहना है. दिवसभर अभ्यास, मनन, चिंतन, वाचन करायचे. दिनभर तूने अभ्यास यानी पढ़ाई करना है. मनन यानी मनाचे विचार घोड़ावणे, यानी जो भी आपके जहनी घोड़े दौड़ाना है, जहनी तौर पर काम करना है, वो यहाँ पर बैठकर करना है. चिंतन, चिंतन यानी विचार करणे. वाचन करायचे यानी पढ़ना. मी तुझ्या पाठीशी आहे, मैं तेरे साथ हूँ. पाठीशी असणे, आधार देणे, यानी मैं तुझे साथ देने वाला हूँ. हे पाहून दरबारातील सारे लोक आनंदाने टाळ्या वाजवू लागले व आरकीचे कौतुक करू लागले. ये देखकर जो दरबार के सारे लोग थे वो खुशियों से तालियां बजाने लगे और आरकी की यानी 8वीं 10 की तारीफ़ करने लगे. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.